आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे मन में इंटरनेट, ऑनलाइन शॉपिंग, मल्टीनेशनल कंपनीज की तस्वीरें उभरती है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन कोई 20वीं और 21वीं शताब्दी की घटना नहीं है। यह हजारों वर्षों में विकसित हुई एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। ग्लोबलाइजेशन यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें दुनिया के अलग अलग कंट्रीज ट्रेड, टेक्नोलॉजी, पीपल, कल्चर, आइडियाज और इकोनॉमी के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब केवल सामान का एक देश से दूसरे देश जाना ग्लोबलाइजेशन नहीं है। लोग, भाषा, संस्कृति, तकनीकी, भोजन की आदतें एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लगभग 2000 वर्ष पहले से भी भारत के व्यापारी अरब के बंदरगाहों तक जाते थे। भारत के मसाले यूरोप तक पहुंचते थे। उस समय व्यापारिक मार्ग मौजूद थे। कुछ मार्ग समुद्र से जाते थे, कुछ विशाल रेगिस्तान और पहाड़ों को पार करते हुए भूमि मार्ग से। इन मार्गों ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों को जोड़ा। जब व्यापारी यात्रा करते थे तो उनके साथ केवल मसाले या कपड़े नहीं जाते थे। उनके साथ जाते थे नए विचार, नई तकनीक, नई खोजें। माइग्रेशन। प्राचीन काल से ही लोग बेहतर जीवन की तलाश में अपने घर छोड़ते रहे। व्यापार के लिए, नए अवसर खोजने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए। इस प्रकार धीरे धीरे अलग अलग समाजों का मेल होने लगा। पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ती चली गई। सिल्क रूट्स। यह सैकड़ों लैंड रूट्स और सी रूट्स का एक विशाल नेटवर्क था। लगभग 2000 वर्षों तक एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ता रहा। इन मार्गों से व्यापारी रेगिस्तान, पहाड़, जंगल और समुद्र पार करते थे। इन रास्तों ने दुनिया को अलग अलग क्षेत्रों में नियमित रूप से जोड़ दिया। अब प्रश्न है, इसका नाम सिल्क रूट क्यों पड़ा? क्योंकि इन मार्गों पर सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु थी चाइनीज सिल्क। प्राचीन समय में चीन का रेशम इतना महीन और शानदार माना जाता था कि यूरोप के राजा और अमीर लोग इसे पहनना अपनी प्रतिष्ठा समझते थे। इसी कारण इसे सिल्क रूट कहा गया। लेकिन इस पर केवल रेशम का व्यापार नहीं होता था। भारत से जाते थे मसाले, सूती कपड़े, हाथी के दांत। मध्य एशिया से आते थे घोड़े, ऊन। हर क्षेत्र अपनी विशेष वस्तुएं लेकर इस ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा बन चुका था। सी रूट्स। 15वीं शताब्दी तक यूरोप और एशिया के बीच व्यापार मुख्यतः सिल्क रूट के माध्यम से होता था। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से मसाले यूरोप पहुंचते थे। लेकिन इस व्यापार में मिडल मैन शामिल हो जाते थे, विशेष रूप से अरब व्यापारी, पश्चिम एशिया के व्यापारी। इनके कारण यूरोप व्यापारियों को सामान बहुत महंगा पड़ता था। यूरोप के देश पुर्तगाल एंड स्पेन ने सोचा, अगर हम भारत और एशिया तक सीधे समुद्र के रास्ते पहुंच जाएं, तो व्यापार सस्ता होगा और पूरा लाभ हमें मिलेगा। यहीं से शुरू हुआ द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। लेकिन सवाल था, इतने विशाल समुद्र में दिशा कैसे मिलेगी? यूरोप के नाविकों ने उपयोग किया कंपास, मैप्स, सेलिंग शिप। अब यूरोप के जहाज लंबी दूरी तय करने लगे और जल्द ही एक के बाद एक समुद्री अभियान शुरू किए। 1492 में स्पेन का एक नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस भारत पहुंचना चाहता था। कई महीनों की यात्रा के बाद कोलंबस भारत नहीं पहुंचा, वह पहुंचा अमेरिका। लेकिन उसे लगा कि वो भारत पहुंच गया। कोलंबस भारत नहीं पहुंच पाया, लेकिन पुर्तगाल ने अपनी खोज जारी रखी। 1498 में पुर्तगाल नाविक वास्को डी गामा अफ्रीका के दक्षिण छोर केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए भारत पहुंचा। यह घटना विश्व इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है, क्योंकि पहली बार यूरोप और भारत के बीच डायरेक्ट सी रूट स्थापित हो चुका था। सी रूट्स ने दुनिया को कैसे बदल दिया? नए समुद्री मार्ग मिलने के बाद यूरोप और एशिया के बीच व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। अब मसाले, रेशम, कपास और अन्य कीमती वस्तुएं सीधे यूरोप पहुंचने लगी। लेकिन व्यापार के साथ साथ यूरोपीय देशों की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ने लगी। अब उनका लक्ष्य केवल व्यापार नहीं था, अब वे नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। फूड ट्रेवल्स।
आज भारतीय रसोई की पहचान बन चुके आलू, टमाटर और लाल मिर्च कभी भारत में थे ही नहीं। सदियों पहले अलग-अलग महाद्वीपों में अलग-अलग फसलें उगाई जाती थी। जैसे-जैसे व्यापार बढ़ा, वैसे-वैसे ये फसलें भी दुनिया भर में फैलने लगी। यानी ग्लोबलाइजेशन केवल व्यापार तक सीमित नहीं था, उसने हमारी फूड हैबिट्स को भी बदल दी। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्रा के बाद यूरोप का संपर्क अमेरिका से हुआ और वहीं से शुरू हुआ फूड एक्सचेंज। सिल्वर कनेक्टेड द वर्ल्ड। अमेरिका में चांदी की विशाल खदानें मिली। यह चांदी यूरोप पहुंची और वहां से एशिया, विशेष रूप से चाइना। इस प्रकार अमेरिका, यूरोप और एशिया एक ही व्यापारिक श्रृंखला से जुड़ गए। यह ग्लोबलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण चरण था। अमेरिका में यूरोप से आए लोगों के साथ स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां भी अमेरिका पहुंची। मूल निवासियों के शरीर में इन बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। बीमारियों ने युद्ध से भी अधिक विनाश किया। ग्लोबलाइजेशन केवल व्यापार नहीं था, इससे नई फसलों ने पूरी दुनिया का खान पान बदल दिया। वहीं बीमारियां, युद्ध और साम्राज्यवाद भी बढ़ा। ग्लोबलाइजेशन के लाभ भी थे और गंभीर दुष्परिणाम भी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड मेकिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। एक समय था जब एक कपड़ा बुनने में कई दिन लग जाते थे। फिर ऐसी मशीनें आईं जिन्होंने कुछ ही घंटों में हजारों मीटर कपड़ा बनाना शुरू कर दिया। स्टीम इंजन की आवाज के साथ एक नया युग शुरू हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। लेकिन इंग्लैंड की फैक्ट्रीज में चलने वाली मशीनों का असर भारत के किसानों पर भी पड़ता था। यही है 19वीं सदी की ग्लोबल इकोनॉमी की कहानी। 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन में एक ऐसी क्रांति शुरू हुई जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल दी। इसे कहा जाता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। पहले अधिकांश वस्तुएं हाथों से बनाई जाती थी, लेकिन अब मशीनों से बनने लगी। कुछ वर्षों में ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक देश बन गया। लेकिन फैक्ट्रीज में मशीनों से काम शुरू करना सिर्फ पर्याप्त नहीं थे। उन्हें चाहिए था रॉ मटेरियल, विशेष रूप से कॉटन। ब्रिटेन के पास इंडस्ट्री तो थे, लेकिन पर्याप्त कपास नहीं थे। इसलिए भारत और अमेरिका रॉ मटेरियल्स के सबसे बड़े सोर्सेस बन गए। भारत से कपास ब्रिटेन भेजी जाने लगी, वहां कपड़ा बनाया जाता था और वही तैयार कपड़ा भारत सहित पूरी दुनिया में बेचा जाता था। यानी भारत कच्चा माल देता था और महंगा तैयार माल खरीदता था। 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था तीन बड़े प्रवाहों पर आधारित थी। फ्लो ऑफ ट्रेड, गुड्स एक देश से दूसरे देश जाने लगा। फ्लो ऑफ लेबर, लाखों लोग रोजगार की तलाश में एक देश से दूसरे देश जाने लगे। फ्लो ऑफ कैपिटल, अमीर देशों का पैसा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में निवेश होने लगा। इन तीनों ने मिलकर दुनिया को पहले से कहीं अधिक ज्यादा जोड़ दिया। द कॉर्न लॉज। ब्रिटेन में बड़े किसान चाहते थे कि विदेशों से सस्ता अनाज न आए, इसलिए सरकार ने इंपोर्टेड ग्रेन्स पर भारी टैक्स लगा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि देश में अनाज महंगा हो गया। गरीब लोगों के लिए भोजन खरीदना कठिन हो गया। इंडस्ट्रियलिस्ट इस बात से खुश नहीं थे, क्योंकि महंगा भोजन मतलब मजदूर अधिक वेतन की मांग करेंगे। इसलिए 1846 में कॉर्न लॉज समाप्त कर दिया गया। फैक्ट्रीज में सस्ते मजदूर मिलने लगे और इंडस्ट्री तेजी से बढ़ने लगी। रेलवेज एंड स्टीम शिप्स चेंज्ड एवरीथिंग। 19वीं शताब्दी में फैक्ट्रीज के साथ साथ ट्रांसपोर्ट भी बदल गया। स्टीम शिप्स ने समुद्री यात्रा तेज कर दी। रेलवेज ने देश में व्यापार आसान कर दिया। टेलीग्राम ने हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों को कुछ मिनटों में जोड़ दिया। जो यात्रा पहले महीनों में होती थी, अब कुछ दिनों में पूरी होने लगी। इंटरनेशनल ट्रेड तेजी से बढ़ने लगा। दुनिया पहले से कहीं अधिक कनेक्टेड हो गई। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ब्रिटेन ने इतना अधिक उत्पादन शुरू कर दिया कि उसे वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा। ब्रिटिश फैक्ट्रीज में बनने वाला कपड़ा एशिया, अफ्रीका और अमेरिका तक पहुंचने लगा। लेकिन इसका नेगेटिव प्रभाव भी था। भारत जैसे देशों में पारंपरिक कारीगर, हाथकरघा, बुनकर धीरे धीरे संकट में आने लगे।
क्योंकि मशीनों से बने कपड़े हाथों से बने कपड़ों की तुलना में बहुत सस्ता था। इस प्रकार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का लाभ सभी देशों को समान रूप से नहीं मिला। कुछ देश अमीर होते गए जबकि उपनिवेशों का आर्थिक शोषण बढ़ता गया। इंडेंसर्ड लेबर। यह कहानी लाखों भारतीयों की है जिन्हें इंडेंसर्ड लेबर या गिरमिटिया लेबरर्स के नाम से जाना जाता है। 19वीं सदी में यूरोपीय देशों ने अमेरिका, अफ्रीका और कैरेबियन क्षेत्रों में सुगर, कॉटन और कॉफी प्लांटेशन स्थापित की। इन बागानों में पहले अफ्रीकन स्लेव्स से काम कराया जाता था, लेकिन 1833 में ब्रिटिश एम्पायर ने स्लेवरी को समाप्त कर दिया। अब प्लांटेशन ऑनर के सामने एक बड़ी समस्या थी, काम कौन करेगा। तभी उनकी नजर भारत पर पड़ी। उस समय भारत में गरीबी बढ़ रही थी, अकाल पड़ रहे थे, खेती से आय कम हो रही थी, भारी लगान किसानों को कर्ज में डुबो रहा था, विशेष रूप से बिहार, ईस्टर्न यूपी, सेंट्रल इंडिया। इसी परिस्थिति का फायदा उठाया गया। विदेश भेजे जाने वाले मजदूरों से एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करवाए जाते थे। इस एग्रीमेंट में लिखा होता था कि मजदूर 5 वर्षों तक प्लांटेशन पर काम करेंगे। लेकिन अधिकांश मजदूर पढ़े लिखे नहीं होते थे, वे अंग्रेजी नहीं समझते थे। अग्रीमेंट शब्द उनके उच्चारण में बदलकर गिरमिट बन गया और जो मजदूर इस पर हस्ताक्षर करते थे उन्हें कहा जाने लगा गिरमिटिया लेबर्स। भारत से लाखों मजदूरों को जहाज में बैठाकर प्लांटेशन पर काम करने के लिए भेजा जाता था। मजदूरों से वादा किया जाता था कि अच्छी तनख्वाह मिलेगी, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। उन्हें दिन भर कठिन मेहनत करनी पड़ती थी। नियम बेहद कठोर थे। यह जीवन गुलामी से बहुत अलग नहीं थी, इसलिए इसे न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी भी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक यूरोप की बड़ी शक्तियां ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रसिया, ऑस्ट्रिया दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाने में लगी हुई थी। हर देश अधिक कॉलोनीज, रिसोर्सेज और मिलिट्री पावर चाहती थी। धीरे धीरे यूरोप दो बड़े मिलिट्री अलायंसेस में बट गया। 28 जून 1914 ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई। यह घटना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की चिंगारी बनी। कुछ ही महीनों में पूरा यूरोप युद्ध में उतर चुका था। इस युद्ध को वर्ल्ड वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें केवल यूरोप ही शामिल नहीं था। यूरोपीय देशों की कॉलोनीज भी इस युद्ध की हिस्सा बन चुके थे। युद्ध वास्तव में ग्लोबल बन चुका था। उस समय भारत ब्रिटिश रूल के अधीन था, इसलिए ब्रिटेन ने भारत से सैनिक, भोजन, कच्चा माल युद्ध के लिए लिया। हजारों भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद भी भारत को उसकी अपेक्षित राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिली। वर्ल्ड वॉर का भारत की इकोनॉमी पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, महंगाई तेजी से बढ़ी। युद्ध का एक दूसरा प्रभाव भी पड़ा। युद्ध के कारण ब्रिटेन की कई फैक्ट्रीज हथियार बनाने में व्यस्त हो गई। अब वो पहले की तरह भारत को तैयार माल नहीं भेज पा रही थी। इस अवसर का लाभ भारतीय उद्योगों ने उठाया। टेक्सटाइल मिल्स, जूट मिल्स, स्टील इंडस्ट्री तेजी से बढ़ने लगा। उत्पादन बढ़ा, रोजगार के नए अवसर बने। युद्ध ने जहां कठिनाई पैदा की, वहीं भारतीय उद्योगों के लिए नए अवसर भी बनाए। 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका था, लेकिन युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। दुनिया की आर्थिक शक्ति धीरे धीरे यूरोप से हटकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की ओर बढ़ने लगी। यह ग्लोबल इकोनॉमी के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। 24 अक्टूबर 1929 न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अचानक अफरा तफरी मच गई। लोग अपने शेयर बेचने के लिए भाग रहे थे, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं था। फैक्ट्रीज बंद होने लगी, बैंक्स दिवालिया होने लगे, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका में शुरू हुआ यह संकट भारत के किसानों तक कैसे पहुंचा। यही है द ग्रेट डिप्रेशन की कहानी। द ग्रेट डिप्रेशन आधुनिक इतिहास का सबसे गंभीर आर्थिक संकट था। इसकी शुरुआत 1929 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हुई। उस समय अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही थी। लोग बड़ी मात्रा में शेयर्स खरीद रहे थे। 24 अक्टूबर 1929 को अचानक शेयर मार्केट गिरने लगा। लोग घबरा गए।
कुछ ही दिनों में स्टॉक मार्केट पूरी तरह टूट गया। 19वीं सदी में इकोनॉमिक आपस में जुड़ी हुई थी। कंट्रीज एक दूसरे पर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, बैंक्स और एक्सपोर्ट के लिए निर्भर थी। जब अमेरिका की इकोनॉमी गिरने लगी तो उसने दूसरे देशों से इंपोर्ट कम कर दिया। इंटरनेशनल ट्रेड तेजी से घट गया और देखते ही देखते पूरी दुनिया आर्थिक संकट में फंस गई। ग्रेट डिप्रेशन का सबसे बड़ा असर इंडस्ट्री पर पड़ा। फैक्ट्रीज में ऑर्डर्स कम हो गए। एक एक करके हजारों फैक्ट्रीज बंद होने लगी। लाखों लोग बेरोजगार हो गए। इकोनॉमिक क्राइसिस केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं था, यह करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का संकट बन चुका था। भारत भी ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बन चुका था। भारत से कॉटन, जूट, वीट और अन्य एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स विदेशों में एक्सपोर्ट होते थे। लेकिन ग्रेट डिप्रेशन के बाद डिमांड कम हो गई। भारत के एक्सपोर्ट घट गए। किसानों की फसलों की कीमत लगभग आधी रह गई। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैंड रेवेन्यू कम नहीं किया। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। 1939 दुनिया अभी ग्रेट डिप्रेशन से उभर भी नहीं पाई थी कि एक और विश्व युद्ध शुरू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1939 से 1945 तक चला सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने स्थिति और खराब कर दी। अब देशों को समझ आ गया कि हर देश अलग काम करेगा तो आर्थिक संकट बार बार आ सकती है। इसलिए एक ऐसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम बनाने का निर्णय लिया गया जो इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखे, देशों को आर्थिक संकट से बाहर निकलने में सहायता करे। इसलिए जुलाई 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर 44 कंट्रीज के प्रतिनिधि एकत्र हुए। इस सम्मेलन में दो महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना का निर्णय लिया गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका उद्देश्य देशों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम में सहायता करना एवं इंटरनेशनल मॉनेटरी स्टेबिलिटी बनाए रखना था। वर्ल्ड बैंक, इसका उद्देश्य युद्ध से प्रभावित देशों के पुनर्निर्माण में सहायता करना एवं डेवलपिंग कंट्रीज के विकास के लिए लोन प्रदान करना था। डीकोलोनाइजेशन एंड द राइज ऑफ न्यू नेशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपीय शक्तियां आर्थिक रूप से कमजोर हो चुकी थी। धीरे धीरे कई देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की। भारत ने 1947 में स्वतंत्रता हासिल की। कॉलोनियल रूल से मुक्ति पाने के बाद आजाद देश अपनी इकोनॉमी को विकसित करना चाहते थे, लेकिन उनके सामने गरीबी और बेरोजगारी थी। मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ग्लोबल प्रोडक्शन, 20वीं शताब्दी में टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन को नई गति दी। अब बड़ी कंपनीज केवल एक देश में उत्पादन नहीं करती थी। फॉर एग्जाम्पल, डिजाइन एक देश में, मैन्युफैक्चरिंग दूसरे देश में, सॉफ्टवेयर तीसरे देश में और सेलिंग पूरी दुनिया में। इस प्रकार कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड को तेजी से बढ़ाया। WTO एंड द मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी, 1955 में एक नई संस्था बनी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका उद्देश्य था इंटरनेशनल ट्रेड के लिए नियम बनाना। अगर हम पूरे चैप्टर को एक साथ देखें तो एक स्पष्ट कहानी सामने आती है। पहले सिल्क रूट्स ने दुनिया को जोड़ा, फिर सी रूट्स ने ग्लोबल ट्रेड को बढ़ाया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड ग्रेट डिप्रेशन ने ग्लोबल इकोनॉमी की कमजोरियां दिखाई और WTO जैसी संस्थाओं ने नई आर्थिक व्यवस्था बनाने की कोशिश की। और आज इंटरनेट, डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई कॉमर्स और ग्लोबल सप्लाई चेन्स के माध्यम से पूरी दुनिया पहले से अधिक कनेक्टेड रही है। यही है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड।